आज का हमारा टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। यानी हमारा वैद्युत क्षेत्र है एक समान है इस तरह से, और यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो क्षेत्र से एक कोण बना के रखा हुआ है, थीटा कोण, और इस पर जो लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण है। बल युग्म यानी कि बलों का जोड़ा है। एक ये बल है धन q आवेश पर लग रहा है, एक ऋण q पर लग रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, F=QE। तो यहाँ पर धन QE के लग रहा है प्लस QE, यहाँ पर माइनस QE। तो इन दोनों के दिशाएं विपरीत हैं। इसका द्विध्रुव का जो केंद्र है इसकी लंबाई के बीचों बीच बनेगा जाके, क्योंकि दोनों आवेश समान है, बल समान है, तो ये इनके बीच में यहाँ पर केंद्र बनेगा। तो ये क्या है, एक बल इस दिशा में लगेगा, एक बल इस दिशा में लगेगा, तो ये द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करेंगे इस केंद्र के सापेक्ष। और कैसे होगा इनका कि ये जो है इसे घुमाकर क्षेत्र की दिशा में ला के रख देंगे। यदि हम द्विध्रुव को थीटा के स्थान पर किसी भी थीटा के लिए कोई भी वैल्यू हो, किसी भी कोण पर हम रखें, तो हर बार जो हमारा द्विध्रुव है क्षेत्र के कारण घूमकर यहाँ पर क्षेत्र की दिशा में ही आ जाएगा और थीटा की वैल्यू हमारी शून्य रहेगी। ये क्या है, स्थायी संतुलन है। यानी कि अगर हम किसी भी दिशा में इसे घुमाकर रख देते हैं तो ये पुनः यही स्थिति प्राप्त कर लेगा। और इसके लिए यहाँ पर जो बल युग्म जो लग रहा है उसे प्रत्यानयन बल युग्म शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यह जो है प्रत्येक बार उस बल युग्म के कारण हमारे द्विध्रुव को एक ही दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यानयन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र एक समान है, सारी रेखाएं समान दूरी पर उपस्थित हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। धन q पर एक बल लगेगा, एक ऋण q पर, दोनों विपरीत दिशा में होंगे। तो यहाँ पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है। यह वैद्युत बल युग्म वैद्युत क्षेत्र को क्षेत्र दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि ये इस दिशा में बल लगेगा, ये इस दिशा में बल लगेगा, तो क्या है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव हमेशा क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार से आने का प्रयत्न करेगा और इस दिशा में स्थित हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऋण q होगा और यहाँ पर हमारा धन q आवेश होगा। तो हमेशा इस प्रकार से लाने का प्रयत्न करेगा, जिसके कारण इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। अब इसी चीज़ को हम शब्दों में लिखते हैं। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, ये माइनस q और धन q आवेश, इनके बीच की दूरी 2l है। 2l क्यों लेते हैं, क्योंकि सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि जब ये बल युग्म घूमेगा तो ये क्रिया रेखा इसकी है, इसका केंद्र यहाँ पर बीचों बीच आएगा, इसी केंद्र के सापेक्ष ही घूमेगा, तो इसके इस तरफ की दूरी l हो जाएगी, इस तरफ l हो जाएगी, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2l। तो इस पर जो थीटा कोण बना के रखा हुआ है, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना के रखा गया है, तो यहाँ पर एक बल लगेगा, यहाँ पर बल लगेगा। अब जो हमारे बल युग्म का आघूर्ण है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ, जो इसे क्षेत्र दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कोई एक बल, चाहे धन q का ले लीजिए या ऋण q का, उनका गुणा अगर इन दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी से करें तो जो हमें प्राप्त होगा वो होगा हमारे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ पर देखिए जो बल लग रहा है, हमारा एक बल है F और दोनों बलों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी लंबवत दूरी है 2l sin थीटा। लंबवत दूरी इसलिए लेते हैं क्योंकि जितना हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा होगा उससे उतने ही अधिक विद्युत रेखाएं गुजरेंगी और उस पर उतना ही अधिक बल लगेगा। अगर यह बिल्कुल क्षेत्र के समांतर हो जाए तो यहाँ से कोई विद्युत रेखा इसमें से नहीं गुजरेगी और इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तो जितना लंबवत होगा उस पर उतना ही अधिक बल लगेगा। तो इसकी जो लंबाई है, लंबवत लंबाई, वो कितनी है हमारी 2l sin थीटा, क्योंकि ये 2l है और ये बीच का कोण थीटा है, तो ये हमारी दूरी कितनी निकल के आ जाएगी, 2l sin थीटा। तो यहाँ से निकल के आता है एक बल F, लंबवत दूरी 2l sin थीटा। अब बल कितना लगता है अब इस पर, QE इंटू 2l sin थीटा। तो जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण था P इक्वल टू क्या होता है 2QL। तो यहाँ पर जो 2QL जो वैल्यू है इसे हम P के बराबर रख देंगे, तो हमारा क्या निकल के आता है PE sin थीटा। यानी कि बल युग्म का वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण की वैल्यू कितनी हो गई,
पी ई साइन थीटा। यहाँ पर हमारा पी जो बिंदु है पी इजकल टू 2QL, ये क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण है। यहाँ पर क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण, यहाँ पर दो ध्रुव थे उनके बीच की लंबाई का गुणा होता है, तो ये द्विध्रुव का आघूर्ण है। अभी देखिए निकल के आ रहा है टाउ इजकल टू पी ई साइन थीटा न्यूटन मीटर। इसका मात्रा न्यूटन मीटर कैसे होता है, क्योंकि बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण टाउ इजकल टू R इंटू एफ होता है, तो इसका मात्रक बल का न्यूटन है, दूरी का मीटर है, तो इसका मात्रक निकल के आ गया न्यूटन मीटर। अब सदिश विधि में वेक्टर रूप में से हम कैसे लिखेंगे, टाउ इजकल टू पी क्रॉस ई। यहाँ पर सदिश विधि वेक्टर गुणनफल दिया हुआ है टाउ इजकल टू पी क्रॉस ई, यानी कि इनके बीच में सदिश गुणन है, तो हमारा जो टाउ है ये भी एक सदिश राशि होगी जिसकी दिशा इन दोनों के लंबवत होगी, क्योंकि यदि इन दोनों सदिशों का जब सदिश गुणन किया जाता है तो जो हमारा गुणनफल का वेक्टर की दिशा होती है वो इनके लंबवत होती है। यदि किस प्रकार दी होती है, अगर हमारा पहला वेक्टर पी लिखा हुआ है, दूसरा एफ है, यानी पी से हम एफ की दिशा में ई नहीं, एफ नहीं है, ई है, टाउ इजकल टू पी क्रॉस ई। जब हम पी से ई की दिशा में अपना द्विध्रुव को घुमाते हैं तो जो जिस दिशा में गति होगी, लंबवत गति, वही हमारे बलयुग्म के आघूर्ण की गति होगी। तो यहाँ पर जो साइन थीटा है ये किस लिए आया था, लंबाई में इसका गुणा था 2L साइन थीटा, यानी कितनी लंबाई से इसमें बल रेखाएं गुजर रही हैं विद्युत क्षेत्र की, तो वो साइन थीटा पर निर्भर कर रहा है। तो उस थीटा के अनुसार यहाँ पर 3 कंडीशनें बन के आती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हो तो थीटा इजक्वल टू 0। यदि हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, क्षेत्र दिशा में कब कहेंगे, जब उसका धन की ओर आवेश इस दिशा में क्षेत्र की दिशा में हो, ऋण की ओर आवेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो, तो इसे हम कहेंगे कि ये क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है। और क्षेत्र में उसके में बना हुआ कोण कितना होगा, थीटा इजक्वल टू 0। जब ये क्षेत्र की दिशा में रखेगा, इससे कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी, तो यहाँ पर जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव टाउ इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और गणितीय रूप में भी देखते हैं तो क्या होता है, टाउ इजक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू जब 0 है तो यानी कि थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन थीटा भी 0 हो जाएगी, तो हमारा टाउ कितना निकल के आएगा, 0। अब दूसरी स्थिति है हमारी जब थीटा इजक्वल टू 90 है, तो यहाँ पर क्या है कि क्षेत्र से जो इसकी द्विध्रुव है इसमें जो क्षेत्र की रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या अधिकतम है, तो जो 2L दूरी है वह पूरी क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है। तो हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा वो कैसा होगा, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण सबसे अधिकतम होगा टाउ इजक्वल टू पी साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो हमारा टाउ कितना निकल के आएगा, पी ई, क्योंकि साइन की वैल्यू पर आधारित है ये, साइन की अधिकतम वैल्यू 1 होती है, तो जो पी ई वैल्यू है वो इसकी अधिकतम वैल्यू है, तो इसे हम टाउ मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होगी, साइन, और सबसे कम वैल्यू कितनी होती है, साइन की 0, यानी 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, इससे कम ज़्यादा वैल्यू इसकी नहीं होती है। तो क्या टाउ मैक्सिमम हमारा कितना निकल के आएगा, पी ई। और कोई अन्य कोण के लिए ये जो दिया हुआ है समीकरण टाउ इजक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये क्या है, आपका व्यापक समीकरण है, ये हर एक कंडीशन पर इस्तेमाल कर लिया जाए, जितना आपका कोण होगा वहाँ पर उसकी इतनी ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हमने 2 बिंदु लेके चले हैं कि यदि 0 है तो बल आघूर्ण 0 होगा, अगर 90 है तो इससे अधिक से अधिक बल रेखाएं गुजरेंगी, यानी कि क्षेत्र ई का मान अधिक लगेगा इस पर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अधिक होगी। और तीसरी स्थिति क्या है, यदि थीटा इजक्वल टू 180 डिग्री है, यदि थीटा इजक्वल टू 180 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो ऋण आवेश है वो क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा और धन आवेश है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो जाएगा। इस पर भी बल उसी प्रकार से लगेंगे कि इस दिशा में धन की हुई के कारण बल लगेगा और इस दिशा में ऋण की हुई के कारण बल लगेगा, तो दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होंगे
और एक ही क्रिया रेखा पर लगेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और यह होती है वैद्युत द्विध्रुव की अस्थायी स्थिति। इसमें बना रहता है लेकिन ये अस्थायी स्थिति होती है। इससे थोड़ा भी ये हिल जाए तो ये अब पुनः अपने इस धनावेश यहाँ पर आ जाएगा इस दिशा में, ऋणावेश इस दिशा में आ जाएगा, पूरा 180 डिग्री घूम जाएगा। और सबसे स्थायी संतुलन की स्थिति यही होती है। थीटा इक्वल टू 0 होता है। और थीटा इक्वल टू 180 पर क्या होता है कि इसका ऋणावेश है इस दिशा में रखा हो, धनावेश इस दिशा में रखा हो। और थीटा इक्वल 0 के लिए यहाँ पर धनावेश आ जाएगा, यहाँ पर ऋणावेश आ जाएगा। यहाँ पर इस सूत्र से हम वैद्युत, यहाँ भी आपका दिया हुआ है P, ये क्या है आपके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और ये टाउ मैक्सिमम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण है। और E हमारा वैद्युत क्षेत्र है। यानी कि इन दोनों में अगर हम संबंध स्थापित करें तो क्या है, यदि हम E को 1 मान लें तो हमारे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म के आघूर्ण के बराबर हो जाता है। वही हम भाषा में पढ़ते हैं, यदि E इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलाम, तब हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होगा। यहाँ पर मैक्सिमम दिया हुआ है जब ये लंबवत रखा हो और वैद्युत क्षेत्र हमारा 1 न्यूटन पर कूलाम का हो, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। यही बात भाषा में अगर हम पढ़ें तो क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म का आघूर्ण है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। जब हम क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखेंगे तो बल का मान अधिकतम होगा, टाउ मैक्सिमम होगा। वही हमारे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, जो उसकी अधिकतम वैल्यू होती है वही हमारे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। अभी यहाँ पर देखिए नोट में लिखा हुआ है कि बल युग्म आघूर्ण की दिशा P तथा E दोनों के लंबवत होती है। जो हमारा टाउ है इसकी दिशा, इसकी वैल्यू कैसी होती है, P क्रॉस E, इसका सदिश गुणन है, तो इन दोनों की लंबवत होगी। यानी P को जब E की दिशा में घुमाएंगे तो जो दिशा में प्राप्त होगी तो इसके लंबवत दिशा में हमारा ये टाउ की दिशा होगी। अब जो पेंच का नियम होता है वो कैसा होता है, जब हम किसी वस्तु को घुमाएं उसकी अक्ष पर, तो यदि वह ऊपर की ओर बढ़ती है तो इसे धनात्मक कहते हैं और नीचे की ओर बढ़ता है तो इसे ऋणात्मक कहते हैं। यदि हम P क्रॉस E, अभी यहाँ पर देखिए कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, जैसे ये हमारा कागज़ के तल में वैद्युत क्षेत्र है। ये यदि हमारा कोई द्विध्रुव आघूर्ण है इस प्रकार से रखा हुआ है और इस पर यहाँ धन की आवेश है, यहाँ ऋण की आवेश है, तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसे होती है, ऋण आवेश धन आवेश की ओर होती है इस दिशा में। और क्षेत्र हमारा किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में। और बल की दिशा भी ये होती है और इसकी ये दिशा, तो हमारा ये द्विध्रुव है किस दिशा में घूमने का प्रयत्न करेगा, इस दिशा में, और क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा द्विध्रुव कैसे घूम रहा है, इस दिशा में घूम रहा है। अगर हम इसी दिशा में पेच रख कर घुमाएँ तो जो पेच जिस दिशा में गति करेगा वही हमारे बल युग्म के आघूर्ण की दिशा होगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं पेच को इस प्रकार से रख के कागज तल में घुमाएं तो वह उसके बिल्कुल नीचे की ओर अंदर की ओर धंस जाएगा। कोई भी पेच हो उसकी आप देखें चूड़ियाँ जो होती हैं, जब आप उसे घुमाएंगे इस दिशा में तो वह अंदर की ओर धंसता चला जाएगा और उसकी यही दिशा होगी, बल युग्म के आघूर्ण की दिशा यही होगी। अब ये पॉइंट देखिए, जब थीटा इक्वल टू 0 है तो द्विध्रुव पर नेट बल कितना है, 0, क्योंकि वो क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ तो नेट बल कितना है यहाँ पर 0। और बल युग्म का आघूर्ण भी 0 ही होगा क्योंकि इसकी जो लंबवत, इससे कोई रेखा नहीं निकल रही है, ये क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है। तो यह क्या है, सबसे स्थायी संतुलन की स्थिति। स्थायी संतुलन का मतलब क्या होता है, यदि किसी वस्तु को उसके स्थान से हटा दिया जाए तो वह वस्तु पुनः अपनी वही स्थिति प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखती है, तो ऐसी स्थिति उसकी स्थायी संतुलन की स्थिति बोली जाती है। जबकि इसके विपरीत क्या है, थीटा इक्वल टू 0 पर नेट बल 0 था, बल युग्म का आघूर्ण भी 0 था। और इसके विपरीत क्या, थीटा इक्वल टू 180 पर आप क्या देख रहे हैं कि नेट बल भी 0 है, बल आघूर्ण भी 0 है, बल युग्म का आघूर्ण भी 0 है। यानी ये दोनों चीज़ 0 है, बस कोण एक दूसरे विपरीत है। और इस अवस्था में इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो स्थिति है अस्थायी संतुलन की स्थिति है,
क्योंकि यदि इस स्थिति में इस द्विध्रुव को हम थोड़ा सा भी हिला दें तो ये पुनः अपनी स्थिति में लौट कर नहीं आएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अस्थायी संतुलन की स्थिति। बल युग्म के आघूर्ण का पूरा टॉपिक जो है समाप्त हो गया है। अगली वीडियो पर नई टॉपिक पर अगली वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही।